खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और फिर आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने अभी तक तो उसका ये स्टैंस है कि वो ये नहरें नहीं बनने देंगे और उसमें वहाँ पर एक तरह का एहतजाज भी शामिल है और वहाँ पे कौम परस्तें भी एहतजाज कर रही हैं और कौम परस्त जो पार्टियाँ हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं और उन्होंने हड़ताल की काल अंदरून सिंध में कुछ अर्सा पहले दी थी और उस पर जो हमने फुटेज देखी थी तो उसमें खासा लोगों ने उसका साथ दिया था। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस साल 65,000 अफराद अपना हज पर नहीं जा सकेंगे। कुछ अपने कवानीन में तब्दीली की है सऊदी अरब ने। कुछ से पहले भी उन्होंने कुछ कहा था कि जी वीज़े शायद कैंसिल करें। क्या मामला है इस पर मियाँ साहब हमें जो है वो बताएंगे। साथ साथ ये कि वो लोग जिन्होंने पैसे वगैरह दे रखे थे, कई 1 अरब रुपए की बात है या ये पैसा क्या उनको वापस मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। और डॉलर जो है वो तो अभी रुपये के मामले में तो स्टेबल ही है। रुपया कुछ हल्का फुल्का नीचे आया था, मगर दुनिया में डॉलर पर प्रेशर तो आ रहा है। मगर दूसरी तरफ सोना जो है वो जंप लगा रहा है, आगे भाग रहा है। ऐसे लगता है ये कहाँ सिलसिला रुकेगा। एक हमारे साथ मारूफ जो बिजनेसमैन है वो हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ चीन और अमेरिका की जंग तो ऑन गोइंग है, वार जारी है। चीन ने कहा कि उसने कोई ऐसी चिप तैयार कर ली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि जो कि बहुत मुआवन साबित होगी चीज़ों को सस्ते तौर पर पैदा करने के लिए, और वो अपने इत्तेहादियों को भी वो देगा। ऐसे लगता है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दोनों मुल्क महसूस कर रहे हैं, जो कि इस वक्त इस सैयारे पर सबसे 2 बड़े मुल्क हैं। इस पर बात करेंगे। और इजराइल को सबसे बड़ा ख़तरा क्या है। नेतान्याहू ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहता है कि इजराइल किसी सानहे की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल में बड़ी खौफनाक पोलराइजेशन है और उसके टूटने की भी बात हो रही है। और शदीद एक काबिल नफ़रत हुक्मरान इजराइलियों के लिए खुद नेतान्याहू बन चुका है। दुनिया में तो वो सबसे काबिल नफ़रत है ही। अमेरिका बहरहाल उससे जो है बचा के बैठा हुआ। मियाँ साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्या सिलसिला है। कहते हैं जी इन्होंने कमिट किया था, कुछ कहते हैं नहीं, अब वो इनकार कर रहे हैं। जरदारी साहब भी जो है वो आजकल साहिब फराश हैं। एक शॉट सुनते हैं और फिर मियाँ साहब आपका टेक लेते हैं, सुनाएं जी। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं। खासा मतलब है इस सारे सेटअप में, खासे बेनिफिशरी भी हैं। मामला क्या है, अंदर की कहानी क्या है मियाँ साहब? काजी साहब देखें, ये इस वक्त ना दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए और एक हुकूमत को करनी चाहिए। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में क्या हुआ था वो मीटिंग, जो मिनट्स हैं मीटिंग के, वो भी सामने आने चाहिए। उसमें 2 शख्सियात को ब्रीफिंग दी गई थी और वो 2 शख्सियात का नाम सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो अभी वज़ीर दाखिला हैं वो हैं। और ब्रीफिंग किसने दी थी वो भी शख्सियात जो है वो सामने आने चाहिए। और ब्रीफिंग में क्या हुआ था, क्या ब्रीफिंग दी गई थी और उस पर क्या कमिटमेंट की गई थी, ये सारे हक़ाइक़ काजी साहब सामने आने चाहिए। लेकिन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों जमातों को मिलकर करनी चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो सिंध में इस वक्त जो है मुजाहरे कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सूबा सिंध को पानी के बहरान का सामना है, पंजाब कहता है कि पंजाब को बहरान का सामना है, लेकिन पाकिस्तान को बहरान का सामना है। मैं कहता हूँ कि ये दोनों जमातें जो हैं वो इस बहरान की जिम्मेदार हैं। काजी साहब, नहरों का मसला नहीं है। नहरों का मसला उस वक्त पैदा हुआ है जब ये नहरों का मसला पैदा किया गया है। ये नहरें वही हैं जो मुशर्रफ दौर में 6 नहरें अप्रूव हुई थीं और इनमें से ही ये 2 नहरें हैं और ये 2 नहरें उस वक्त बननी थीं। बाकी नहरें बन चुकी हैं, ये क्यों नहीं बन पा रही। लेकिन पानी का एक अपना मुकदमा है काजी साहब, क्योंकि पानी जो है दरियाओं में, मैं एक फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखता हूं जिस पर दोनों जमातें अगर हो सके तो ज़रूर सामने आकर जो है अपना मौक़िफ़ भी पेश करें और माफ़ी भी मांगें कि दरियाओं में पानी का सालाना बहाव है, ये सारे फिगर इरसा के बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड में है। वो 14 करोड़ 20 लाख एकड़ फिट है सालाना। और ये 14 करोड़ 20 लाख एकड़ फिट पानी अगर पाकिस्तान की ज़मीनों को मिले तो ना बहरान रहता है, ना वो ज़मीनें रहती हैं जो काबिल काश्त हो सकती हैं लेकिन वो काबिल काश्त नहीं है। और पानी भी मुकम्मल वाफर मिकदार में मिलता है, क्योंकि इस वक्त हम डैमों में सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा कर सकते हैं काजी साहब 1 करोड़ 33 लाख एकड़ फिट।
14 करोड़ पानी आता है एकड़ फीट, और हम सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख एकड़ फीट जो है वो जखीरा करते हैं। 2 करोड़ 60 लाख एकड़ फीट हम पानी समंदर बुर्द करते हैं कायद साहब, और 1 मिलियन एकड़ फीट की इकोनॉमिक वैल्यू $1 अरब है कायद साहब। $26 अरब का पानी हम जाया करते हैं। 1 मिनट में जरा रोकूंगा आपको, सिर्फ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दरियाओं और बराजों में पानी 19 मिलियन एकड़ फीट जो है वो चोरी हो जाता है, और दोनों डैम अगर भर जाएं तो हमारे पास सिर्फ 30 दिन का जखीरा है सर। और जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके पास 5000 छोटे बड़े डैम है। चीन जो है उसके दुनिया के सबसे बड़े डैम। पढ़ना सोचना बंद कर दिया। लेकिन मियाँ साहब एक और मैं खेल देख रहा हूँ आजकल जो टीवी पे हो रहा है, बड़े ना 2-4 बंदे टाइयाँ कस के टीवी पे आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं जनाब कि डैम नहीं बनने चाहिए। अब मैंने जब थोड़ी सी मैंने जब देखा, मैं इधर इधर पूछा, अरशद अब्बासी साहब हमारी रहनुमाई करते हैं, मैंने उनसे पूछा। अच्छा, मैंने जब देखा तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया था कि अमेरिका में कोई 2100 डैम जो हैं इसके लगभग उनको रिमूव किया जा रहा है। मैंने जाके देखा, भाई वाह बड़ी बात। लेकिन जब मैंने फिगर निकाली कि वहाँ टोटल डैम कितने हैं तो वो 91,000 से ज़्यादा डैम है, और वो उनको रिमूव कर रहे हैं, कुछ को रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ जो है वो पुराने हो चुके हैं। फिर मैंने इधर उधर पूछा तो मुझे पता चला कि 84 डैम इंडिया बना रहा है। ये कौन लोग आ जाते हैं, इन्हें वीज़ा कौन देता है, इन्हें अंदर घुसने कौन देता है कि आईपीपीज ने हमारा बुरकस निकाल के मैशत में हम सबसे आगे थे, 60s में हम सबसे आगे थे, हमें सबसे पीछे फेंक दिया। नेपाल के जो हैं वो जो उसके जो फिगर्स हमें देखते हैं वो मैशत के वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद हैं, बांग्लादेश के ज़्यादा सेहतमंद है, इंडिया का तो खैर जिक्र ही क्या करें, छोड़ें, उस रेस से ही हम बाहर हो गए। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं भाई डैम नहीं है अगर तो बिजली कहाँ से बनाएं, और जो बिजली हम बना रहे हैं, जो सोलर आया उसमें भी हम 34 रुपए लगा देंगे। अब कहते हैं जी जो डैम है इससे बड़ी तबाही, और हूवर डैम से तबाही तो नहीं हुई। अभी मैंने देखा हूवर डैम, मैंने देखा उसको तो कोई रिमूव नहीं कर रहा। कुछ छोटे छोटे डैम अमेरिका जिनकी कोई अब नहीं रही या अब कीप नहीं हो सकती या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है, तो 91,000 डैम तो आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो हमारे पास पता नहीं कितने डैम है, उंगलियों पर शायद हम गिन लें या ना गिन सकते। तो ये जो है वारदात जो होती है, हु लेट देम come on to the national media, and if at all if they have a argument, they have a point to make, तो come on। मैंने तो जो अभी तक तहकीक की है वो ये है कि दुनिया डैमों पे रिलाय कर रही है, और बड़े ये अमेरिका जो डैम बना रहा है जिस पे इंडिया चीख रहा है कि हो हमारी तो बर्बादी हो जाएगी, सबसे एडवांस मुल्क टेक्नोलॉजिकली, अगर इतनी ही मुज़र सेहत और मुज़र मईशत चीज़ है डैम बनाना, तो इतना बड़ा डैम जो है वो चाइना क्यों सरहद के करीब बना रहा है इंडिया के? नोबडी आस्क्स देम। और ये सारी शुगल सोसाइटी उसे लेके फिर रही होती है। उस वक्त भी NGO सपोर्ट कर रही थी जब ये कालाबाग डैम की मुखालफत कर रहे थे। तो ये सब ये क्या कहानी है मियाँ साहब, मुझे गाइड करें, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मियाँ साहब। कायद साहब, ये एक माफिया है जो कि पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि वो मुल्क दुश्मन है। दो चीजें हो रही हैं, एक पाकिस्तान में डैम नहीं बनने देना, दूसरा जो ट्रीटी है इंडिया के साथ हमारा, उसको जो है वो दोबारा उसकी जो है वो नजरसानी करना। ये दो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, और ये इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग है, गैर मुल्की फंडिंग है। आज इसकी तहकीकात करा ली जाए, मेरे पास इसके सबूत हैं कि इसकी गैर मुल्की फंडिंग इस पर हो रही है बाकायदा तौर पर, कि ना पाकिस्तान में डैम बनने दिया जाए, और ना ही दूसरा इंडिया के साथ जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रीनिगोशिएट किया जाए। बाकायदा तौर पर वहां पर इंडिया से बयानात आते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक NGO इस हवाले से तबलीग कर रही है बाकायदा तौर पर। 2-3-4 सूबों में उन्होंने वर्कशॉप्स कराई हैं। उनका फोकस कौन है? उनका जो है फोकस वो पार्लियामेंटेरियंस है, उनका फोकस मीडिया है, उनका फोकस वो पानी के साथ रिलेटेड वो लोग हैं जो पानी पर काम कर रहे हैं। वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर पाकिस्तान में प्रवेल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डैमों की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी मंसूबा बनता है उसको वो मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, और जो मंसूबा बनने वाला है उसको बनने नहीं देते। 1974 में और 1967 में 2 डैम बने थे काजी साहब, उसके बाद आज तक कोई डैम नहीं बना। जो डैम बना उसको मुतनाज़ा किया गया, और यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर भारत के अंदर यहाँ से एक डेलीगेशन गया था 2008 में, बाकायदा उसका नाम मैं नहीं लूँगा। उन्होंने जाकर वहां पर कहा था कि हम वाटर मैनेजमेंट करेंगे, आप ऊपर जो है पानी को स्टोर करें और पाकिस्तान को कंट्रोल वाटर दें। वहां क्या हो रहा है? भारत में लोकसभा में एक बिल पेश हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो दरियाए चनाब है उसके राइट्स भारत को दिए जाएं।
भारत जो है वो पानी को इतना संभाल रहा है कि वहां पर जो है वाटर रिवर लिंकिंग हो रही है, वो पानी को रिचार्ज करने के लिए पूरा राजस्थान जो है उसको रिचार्ज कर रहा है, और यहाँ पर एक 14 करोड़ एकड़ फीट पानी हम जो है वो जाया कर रहे हैं, 27 मिलियन एकड़ फीट पानी हम जाया कर रहे हैं। कायद साहब ये इतना बड़ा माफिया है, अगर आपके पास ये फिगर हो, से बाकायदा मैंने तो फिगर निकाली और मुझे हेल्प भी किया अब्बासी साहब ने कि 84 डैम तो राइट नाउ इस वक्त इंडिया में बन रहे हैं। किसी वक्त हम निकालेंगे फिगर, हम कल भी आपकी खिदमत में पे अगर हमें मियाँ साहब अगर कि चाइना में कितने डैम हैं, कितनी बिजली वो उससे ले रहा है, कितनी सोलर से ले रहा है, और दुनिया भर में क्या क्या सिस्टम है, और ये कौन सी जो एक ज़मीन की तबाही होती है, ज़मीन की तबाही तो हमारी IPPs ने की है, और बेशर्मी से जो है उसको हम आगे चलाई जा रहे हैं, आज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, गी कर देंगे, आ जाएगा, कख नहीं आता, बिल आता है और बुरकस निकल जाता है आम आदमी का, और इस गरीबों में भी बुरकस निकलेगा। अच्छा चलें, वो तो होगी बात। लेकिन कायद साहब आपने सर, मैं एक और इजाफा करता जाऊं मालूमात में, आप कभी गौर कीजिएगा कि जितने भी लोग वाटर से मुतल्लिक पाकिस्तान में रहे हैं, उनके घर जो हैं वो कनाडा में क्यों बन जाते हैं, उनको फार्म हाउस क्यों मिल जाते हैं, और उनका बैंक बैलेंस क्यों बढ़ जाता है कनाडा के अंदर, और वो जब यहां से छोड़ते हैं तो कनाडा जाके आबाद हो जाते हैं। इसकी हिस्ट्री निकाल के देख लें कि जितने लोग वाटर से रिलेटेड रहे हैं उसमें बेशतर लोग जो हैं कनाडा में जाके मुकीम हो गए। लेकिन ये तमाम रिपोर्ट जो हैं वो इदारों तक मौजूद हैं, इदारों के पास मौजूद हैं, और अब ये फैसला हो चुका है कि तमाम नहरें भी बनेंगी, आपाशी भी होगी, डैम भी बनेंगे, और डैम जो है वो जो मुतनाज़ा डैम जिनको कहा जाता है वो डैम भी बनेंगे, क्योंकि ये मईशत के लिए बेहतर है। आपके पास तरबेला डैम जो है इस वक्त सिल्ट से भर चुका है तकरीबन, उनकी जो उसकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो चुकी है तकरीबन। जो मंगला डैम है उसको अपरेज करके हमने डैम कैपेसिटी बढ़ाई, लेकिन वो भी कम हो रही है। ड्यामर बादशाह भी बनेगा, कालाबाग का भी फैसला हो चुका है वो भी बनेगा, और नहरें भी बनेंगी, क्योंकि इससे नई जमीनें सैराब होंगी। ये मुल्क के लिए है सर, ये किसी सूबे के लिए नहीं, मुल्क के लिए। सूबे तो सूबे मुल्क के इकाई हैं। अच्छा मियां साहब, मैंने खबरें के लिए जो फायदामंद होगा वही होगा सर। मैंने थोड़ा सेगमेंट है, मैं और ये हाजियों वाले एक तो चले ये देखेंगे बन जाए डैम बनने क्यों नहीं चाहिए, लेकिन इस पे हम कल एक डिटेल्ड फिगर भी मैं देख के आएंगे हम चाइना और ये उस पर, क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले ये एक मैं खुतबा देख रहा था एक साहब का जो नया चेहरा मुझे TV पे नज़र आया है, और वो बड़ा हमें बता रहे थे औसाफ हमीदा डैम ना होने के और डैमों को ख़त्म करने के जो फ़ज़ाइल हैं वो बयान फरमा रहे थे। तो हम कल इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब ये बताएँ कि ये हज का क्या मामला है, और कुछ लोगों को 65,000 लोग नहीं जा पाएंगे, इनको क्या ये पैसे दे चुके हैं, अगर दे चुके हैं तो क्या इनका रिफ़ंड हो रहा है, ये इस बारे में कुछ है आपके पास खबरें? देखें कायद साहब, ये एक अफसोसनाक मामला है। 1,79,000 हाजियों का कोटा पाकिस्तान को मिला था, और उसमें 90,000 जो हाजी थे वो सरकारी कोटे से जाने थे, बाकी जो है निजी कोटे से जाने थे। और सऊदी अरब ने अपना कानून चेंज किया और उन्होंने कहा कि जो आप तमाम हज़ारों कंपनियों को कोटा देते हैं उसमें एक कंसोर्शियम बना लीजिए और एक एक कंपनी को 2-2 हज़ार का कोटा दे दीजिए, जिस पर हुकूमत कहती है कि जो निजी हज ऑपरेटर्स हैं, जब मंजूरी दी इसकी काबीना ने तो वो अदालत चले गए, अदालत ने उस पर स्टे दे दिया। उस दौरान जो है वो जितनी दरखास्तें गईं वो कोई 10,000 के करीब हैं और 13,000 के करीब, और 10,000 के करीब जो है वो हुकूमत ने अपनी एफर्ट से उसमें शामिल किए। 23,000 के करीब जो है वो हाजी वो अकोमोडेट हो सके जिन्होंने हज करना है निजी टूर ऑपरेटर्स के तहत। बाकी जो 66,000 या 65,000 हैं वो जो है वो नहीं जा सके, वो नहीं हो सके, क्योंकि 18 अप्रैल आखिरी तारीख थी, 18 अप्रैल गुजर चुकी है। अब जो है फ्लाइट शुरू होने वाली है और अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से एक कमेटी बना दी है और कोशिश कर रही है कि जितने मजीद जो है वो अकोमोडेट हो सके तो हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि कोई अकोमोडेट हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने वीज़े बंद कर दिए हैं। अब मामला यह है कि उनके अरबों रुपए अदा हो चुके हैं और वो उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 79 अरब रुपए बनते हैं, और वो हुकूमत कहती है कि हम वापस करेंगे। वो किस कानून के तहत करेंगे, कब होंगे, ये मालूम नहीं है, लेकिन जो 65,000 हाजी हज नहीं कर सकेंगे इस साल, जो है वो सिर्फ 1,13,000 हाजी जो हैं वहां पर जाएंगे, अफराद वो हज करेंगे। 1,89,000 से 1,13,000 पे फिगर आ चुके हैं। बाकी जो हाजी हैं वो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम तो नहीं इसमें आया हो रहे? नहीं, कायद साहब जो अभी बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो सऊदी अरब के जानिब से कहा गया था उस पर निजी हज टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो अदालत चले गए थे, जिससे ये मामला बिगड़ा है।
क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने उनको कहा था कि स्टे जो है वो खत्म कराया जाए और ब्रेक है मियां साहब, तारीख भी बढ़ाई गई थी। मियां साहब ब्रेक है, मुझे ब्रेक पे नाज़रीन दूसरा बड़ा इशू जो है वो डॉलर का है, सोने का है, महंगा तरीन होता जा रहा है। अब तो शायद जो मिडिल क्लास से ऊपर के लोग भी अपने बच्चियों को शायद जेवर देने से कासर हो जाएं जिस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। इससे हवाले से बात करेंगे। इशफाक तोला साहब हमारे साथ होंगे, माहिर मैशत भी हैं और बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब इशफाक तोला साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इशफाक साहब, जिस तरह से हम सोना देख रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में याद नहीं कि इस तरह से जंप ले रहा हो। ये कहाँ पे पीक आउट होगा? और मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे डॉलर के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनली उसको बीटिंग ले रहा है। क्या पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में कहाँ तक ये खड़ा रहेगा और क्या हम गेन करेंगे? मगर पहले ये सोने वाली कहानी क्या है इशफाक तोला साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सोना हमेशा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है और इस वक्त जो अगर आप देखेंगे जो ये ट्रेड टैरिफ वॉर जो चल रही है आपकी, उसमें सबसे बड़ा इसका जो न्यूक्लियस है वो इन्फ्लेशन ही नज़र आ रहा है। बिकॉज अगर फ़र्ज करें, अगर आज चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका में 100 की बजाय $345 की मिलेगी और अगर उसका ऑल्टरनेट में यूरोपियन प्रोडक्ट अगर अगले 4 सालों तक चाइना अमेरिका में 200 से $250 की मिलेंगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना है आपका, जब तक कि टोटल फैसिलिटी रेप्लिकेट ना हो जाए, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना आ जाए। तो इन माई हम्बल व्यू इन्फ्लेशन को फोरसी करते हुए कुछ अरसे पहले ये फोरकास्ट किया गया था कि जी के $3300 पे जून तक पहुंच जाएगा सोना। और अगर आप देखेंगे तो अब ये फोरकास्ट जो है वो $3500 पे पहुंच गई है। बट ये $600 होगा और ये $3500 कभी लगता है कि कल हो जाएगा, कभी लगता है कि जी नहीं होगा। बट ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें मुझे लग रहा है कि ये 3-4 हफ्तों में मुझे लग रहा है और ये टैरिफ वॉर सेटल होने के चांसेस हैं। बिकॉज ये जो हेवाई है या मेहम जो हो रहा है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ नहीं हो सकता। तो एक तो ये वजह है कि आपका सोना इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है और अगर ये ट्रेड वॉर सेटल हो जाएगी तो मेरे ये अंदाज़ा है कि ये 2800 से लेके 3100 के दरमियान आ जाएगा। यानी ये एक डाउनसाइड होगी। तोला साहब, कहा यह जा रहा है कि जो डॉलर है वो इसलिए सोना खरीदा जा रहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी गिर रही है और डॉलर दीगर करेंसियों के हवाले से भी उसकी कदर जो है वो गिर रही है। आप क्या देख रहे हैं कि सोना जिस तरह खरीदा जाएगा और डॉलर को गिरता हुआ देख रहे हैं, और क्या अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर की असल कीमत क्या है? क्योंकि एक जरीदा आपका ही था, आपकी फर्म का, उन्होंने ये लिखा था कि डॉलर की असल कीमत ये नहीं है, डॉलर की असल कीमत कम है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये जो है वो पनप रही है ये बात कि सोना खरीदा जाए क्योंकि डॉलर जो है वो गिर रहा है, हो सकता है कि 150 पर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। अब आपने जो मुझे ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आपने किया, पाकिस्तान में हमने वैल्यूएशन आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वी आर द ओनली फर्म अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसको इसको एक्सपर्टीज हासिल है कि वो डॉलर की ट्रू वैल्यूएशन करके दे सके। और ये हमारी जो चीज़ें हमने वैल्यूएशन किए हैं उसके आगे पीछे ही गोल्डमैन सैक्स, ऑप्टिमस और ब्लूमबर्ग भी आगे पीछे हमारी वैल्यूएशन के ही होते हैं। तो दैट मीन्स कि बाय एंड लार्ज हमारी वैल्यूएशन ठीक है। और हमने ये चीज़ पिछले साल से ये एजुकेट करना शुरू कर दी थी लोगों को कि आप पाकिस्तान में डॉलर की ट्रू वैल्यू लें और ज़्यादा महंगे रेट पे डॉलर स्टेट बैंक को नहीं खरीदना चाहिए। अब देखें, चले आप खरीद रहे हैं, पर पाकिस्तान में तो मुझे खेल उल्टा नज़र आ रहा है। बिकॉज पाकिस्तान में अब मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट खोलने की बातें हो रही हैं और ये डॉलर अगर आप देखेंगे तो 278 रुपये 50 पैसे से आज 280 रुपये 90 पैसे पे कल पहुंच गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी ना हो और ये कहीं पे उल्टा रिवर्सल आके ये डेप्रीशिएट फिर ना हो जाए रुपी और फिर डिवैल्यूएशन करके हमें 2-4% की इन्फ्लेशन ना लग जाए। इंटरनेशनली अगर आप ये कहते हैं ना कि जी लोग सोना खरीदेंगे, तो देखिए कोई ना कोई सोना बेचेगा भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोना उस हद तक की बिके कि जो फंड के अंदर सिर्फ ट्रेड हो रहा हो। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा सोना है और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 40
5.22 सेंट पर ट्रॉय आउंस है। तो ये मत भूलिएगा कि उनके भी डेट 35 ट्रिलियन के हैं, और जिस दिन अगर उन्होंने सोना बेचना शुरू किया तो फिर उनको खरीदार भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को मरूद खातिर रख के ना हमें देखना चाहिए, हर चीज़ को कभी एक साइड से नहीं देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वॉर इतनी लीथल हो चुकी है कि अब इसको इतना आसानी से अनवाइंड करना मुश्किल होगा। बट मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी आजिज़ राय है कि 3-4 हफ्तों में मुझे लग रहा है कि ऊँट किसी करवट बैठ सकता है, और अगर बैठ जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि डॉलर भी इतना गिरेगा। मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि जो ये बातें जो भी एक्सपर्ट कर रहे हैं वो उस हिसाब से कर रहे थे। ब्रिक्स बन रहा था, और ब्रिक्स में 45% जो ट्रेड था विद इन ब्रिक्स कंट्रीज था। पर आपने देखा होगा अभी ये टैरिफ वॉर के बाद ब्रिक्स को हर कोई भूल गया। ब्रिक्स की जो एक यूनिफॉर्म करेंसी आ रही थी उसको हर कोई भूल गया। $83 बिलियन के चाइना ने जो स्वैप अपने अरेंजमेंट किए थे उसको हर कोई भूल गया। चाइना ने अपना पेमेंट सिस्टम निकाला था उसको हर कोई भूल गया। रशिया और ईरान का एक पेमेंट सिस्टम डायरेक्ट चला था उसको हर कोई भूल गया। तो इन माई हम्बल व्यू, देखिए देयर आर सो मेनी वेक्टर्स टू इट, बट ट्रू एनालिसिस मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये हम सबको मानना पड़ेगा कि अमेरिका इज दी लार्जेस्ट मार्केट, 330 मिलियन की आबादी की मार्केट है, उनके पास परचेजिंग पावर है, और उनकी करेंसी में ये स्ट्रेंथ है कि वो डिवैल्यू नहीं होती, बिकॉज कि उन्हीं की करेंसी से हम दूसरों को मेजर करते हैं। तो अगर और उन्हीं के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व भी है, और वही सबसे बड़ी परचेजिंग मार्केट है। हाँ, ये कहना कि टैरिफ की वजह से मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये कहना अमेरिका का गलत हो, क्योंकि टैरिफ वो है कि जो मैं परचेज करता हूँ और मैं पे करता हूँ। अगर मेरी कंजम्पशन कम होगी, या अगर मेरी प्रोडक्शन या इकोनॉमी ऑफ स्केल पे लोकल प्रोडक्शन होगी, तो मेरे लिए मसला नहीं होगा। बट अमेरिकन मार्केट चाइना की मार्केट को नहीं पहुंच सकती, या हमारी पाकिस्तान इंडिया की मार्केट को भी नहीं पहुंच सकती। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में मंथली जो वेज है वो 35,000 रुपीज़ है। वो भी बहुत सारे लोग नहीं देते, 25 भी देते हैं, 28 भी देते हैं, मीनिंग दैट कि $100 पर मंथ है। यूएस में लेबर का रेट ही अगर ऑफिशियल वो लेबर रहेगा, और अब ये जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट को निकाल रहे हैं, तो उसका तो भाई आवरली रेट ही $15 होगा, और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो वो आवरली रेट $25 पे पहुंच सकता है, 20 पे पहुंच सकता है। तो वो तो 5 घंटे काम करेगा। और अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इंटरजेक्शन। इशफाक साहब, मैं 2 बातें जो समझाऊँ, मैं मजीद अपनी बड़ी माशाल्लाह आपने बसीरत अफरोज़ बात की। पहली बात तो आपने ये कही कि जो रूपी है वो इट माइट लूज इट्स वैल्यू इवन इन द करंट सिचुएशन, जब यूरो ऊपर उठ रहा है डॉलर के मुकाबले में। कि मैंने क्या आपको ठीक सुना है? एक ये बात, पहले तो मुझे इसका जवाब दें, और फिर दूसरा सवाल मैं बाद में करता हूँ। जनाब इशफाक साहब, देखिए, इसका जवाब मैं इस तरीके से देता हूँ कि जब हम 1 साल से कह रहे हैं कि 235 का डॉलर है, तो 280 में रख के हमने ख़रीदा। चलो वो ये एक था दावा, चाहे सच्चा हो या झूठा हो, कि जी हम स्टेबल करेंसी रख के $16 अरब हमने लिए हैं। $8 अरब हम अपने करेंसी के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं, और बाकी हमने 7-8 बिलियन या 10 बिलियन हमने रीपे किए अपने। तो चलो अच्छी बात है, बट यही चीज़ 235 में 240 में हम खरीद सकते थे। बट अब जो इम्पोर्ट खोलने की बात हो रही है, और जो IMF से अब बात करें स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो उससे मुझे लग रहा है कि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है, इंपोर्ट आपकी बढ़ सकती हैं, एक्सपोर्ट आपकी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहती हैं, अनलेस के प्राइस एडजस्टमेंट है, क्वांटिटी आप फिर तो डॉलर ऊपर जाएगा। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर ऊपर जाएगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। जा सकता है, अब आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। अगर समझदारी से काम लिया आपने और गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करने दी, तो फिर वहीं पे रहेगा आपका डॉलर। वो तो IMF की कंडीशनैलिटी है। मगर दूसरा, मैं आप इंटरनेशनली आता हूँ, वो 5 साल की है। जी जी, ये नहीं है कि कल आप करते हैं, उन्होंने कहा 5 साल में अपने टैरिफ एडजस्ट। जी जी। अच्छा, दूसरी जो आपने दो आपने पेशन गोइयाँ की हैं। एक ये कि आप देख रहे हैं कि 4 हफ्तों में शायद ये वॉर सेटल हो जाए, और दोनों जो बड़े जाइंट्स हैं उनमें से कोई भी इन द लॉन्ग टर्म इसको अफोर्ड ना कर सके। एक आपने ये बात कही है। और दूसरा, एक तस्वीर हमारे यहाँ मीडिया में ये आ रहा है कि जी वो तो फतह कर दिया चीन ने, मगर आप कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी मंडी है अमेरिका कि इट विल नॉट बी ईजी एंड बोथ विल बी हर्ट, HURT। तो ये मैं सही समझाऊँ आपको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप चाइना को देख लें, अब आप वो जो टिकटॉक पे देख लें कि जो बर्किन्स के बैग की जो आ रही है कि जी $38,000 का है, हम तो $1,400 में बनाते हैं। गुची के पर्स का आ रहा है, हर चीज़ का आ रहा है। तो मतलब ये है कि आप देखें ना, वो भी एक डेस्परेशन है।
चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली पेंग, जो सदर हैं, वो जाते हैं आसियान में, क्योंकि आसियान की 45% ट्रेड चाइना के साथ है। आसियान को सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिए हुए, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जाने का मतलब ये है कि मुझे मजीद कंसेशन आपको देने। तो ये अच्छी नवीद है अगर लोगों का अगर इसमें मिलता है। और चाइना की करेंसी आप देखें, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो पिछले कई अरसे से ये बिल्कुल 7.3 और 7.2 के रेंज में चल रही है डॉलर के जगह। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा और उसकी ऑल्टरनेट सप्लाई नहीं जाएगी तो चाइना एक काम करेगा, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन वहाँ बर्दाश्त करेगा, अमेरिकन इंपोर्ट कर्ब हो जाएंगी और चाइनीज एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ जाएंगी डिस्पाइट द टैरिफ। अगर उसने 250 यूरोप को मीट करना है 350 अपने टैरिफ के अगेंस्ट या कॉस्ट के अगेंस्ट, तो डीवैल्यू करके पूरा कर सकता है। उसमें पूरा यूरोजोन खतरे में है। अच्छा तौला साहब, एक और बात 13% टोटल एक्सपोर्ट है चाइना की, टोटल बताया जाता है अमेरिका को। क्या ये अगर बंद भी हो जाती है तो विल इट हर्ट, या ये मैटर करता है? हाँ, ये अलग बात कि वहाँ स्लो डाउन हो रहा है और ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस चाइना में आ रहा है, प्रॉपर्टी भी गिरी हुई है, मगर 13% जो उसकी एक्सपोर्ट है, कोई उसका सिग्निफिकेंस है टू अमेरिका इफ इट स्टॉप्स? सिग्निफिकेंस तो देखिए इवन 1% का भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है साहब कि अगर आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें कि अगर चाइना ये 13% अमेरिका को नहीं बेचेगा तो उसका इस वक्त ट्रेड सरप्लस जो अमेरिका के साथ चल रहा है वो 296 अरब डॉलर है। और अगर फर्ज करें चाइना कहता है मैं आपके सारे डॉलर्स की जो टी बिल्स निकाल देता हूँ, अमेरिका कहता है कि जी मेरा तो गोल्ड सिर्फ 45 डॉलर का है तो मैं बेच देता हूं, मैं आपको आपके कर्जा वापस कर देता हूं। अमेरिका का टोटल कर्जा है 37 ट्रिलियन डॉलर। और अगर अमेरिका अपना थोड़ा सा भी गोल्ड या एक साइजेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड बेच दे तो गोल्ड की ऑफटेक कौन करेगा? चाइना क्या करेगा गोल्ड का? और ये अमेरिका का कर्जा अगर खत्म हो जाएगा, अमेरिका बोलेगा ठीक है आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेट गिरा देता हूँ, इन्फ्लेशन कम होगा, मेरे लोगों की परचेजिंग पावर होगी और मेरी इंडस्ट्री चल पड़ेगी। इशफाक तौला साहब, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैविंग यू ऑन द शो, और बड़ा आपने बसीरत अफरोज़ आपका था तजिया। बहरहाल दिलचस्प सिचुएशन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और दीगर खबरें और के साथ हम हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में। वेलकम बैक। मियां साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक और, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि जिसको हमेशा हम इग्नोर करते हैं, हमने उसको बिल्कुल जो है वो अकाउंट फार नहीं करते, अब एक और तहरीक वहाँ चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जाहिर है कि इस सारी जो लड़ाई है इसके पैसे जो हैं वो तो देगा एक आम आदमी, जाहिर है। अच्छा, अब आज ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट कहती है कि 2024 में सबसे तेज़ी से इजाफा हुआ है मगरब के जो सरमायादार हैं उनकी दौलत में, और वो तकरीबन ये बनता है इजाफा मियाँ साहब तकरीबन एक दिन में 5.7 बिलियन डॉलर, यानी एक दिन में जो उनकी दौलत में इजाफा हुआ है। और टोटल 2024 में जो इजाफा हुआ है वो 2 ट्रिलियन डॉलर का, 2000 अरब रुपए का डॉलर का इजाफा हुआ है। अब वहाँ 7 जून को एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है जिसमें जर्मी कॉर्बिन और पुराने सारे जो थे लेफ्ट लुफ्ट के, ये इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक नई तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब डोंट टैक्स द वर्क, काम पर टैक्स ना लगाओ, टैक्स द मनी, पैसे पे टैक्स लगाओ। चुनांचे जो हमने पर्सपेक्टिव दिया था, जैसे आमतौर पर जो शुगल सोसाइटी है ज़्यादातर नहीं मानती, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सारी तहरीकें ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अच्छा, अब ये यहाँ पे एक नई तहरीक आ रही है जिसमें वो कहते हैं कि जो हर दफ़ा जो इकोनॉमिक रिसेशन आता है उसका बिल हमें पकड़ा देते हो आप, आता आपकी वारदात की वजह से है, क्योंकि ऊपर आप टैक्स की छूट दे रहे होते हो, आप शोर हेवन्स आपने बनाए होते हैं, और उसके बाद न जाने यानी टैक्स चोरी करने के लिए जितने आप शोर हेवन्स हैं, जहाँ जिस चीज़ की कंपनी 400 कंपनियां तो पाकिस्तानियों की भी निकली थी ना, सिर्फ 1-2 को बताया था, बाकी का तो किसी ने हमने बताया ही नहीं था। तो अब ये है, अब ये कि ये एक तो वहाँ पे ये आप देखेंगे कि जब ये लागू होंगे टैरिफ्स तो इसकी जब हीट आएगी तो आपको मूवमेंटें बनती नज़र आएंगी, नए नए लीडर जो हैं वो ये तहरीक उछाल के ऊपर फेंकेगी। अब दूसरा, चीन क्या कर रहा है?
चीन का पहले कुछ दिन पहले हम देखे शी जिनपिंग जो है इधर वियतनाम आए हुए थे, हर जगह जाके वो लगता है कि वो भी लिटिल बिट रैटल्ड हैं और वो अब कह रहे हैं जी कि हमने एक नई चिप ईजाद कर ली है, जिस तरह उन्होंने डीप सीक ईजाद की थी विच विल वर्क मिरेकल्स। उनके खिताबें गेम चेंजर होगी और क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन मियाँ साहब आई थिंक देखिए ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक इशफाक तोला साहब ने आज पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये मुझे थोड़ा सा टेल टिन का लगता था और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, वो ज़रा प्रो वेस्ट लगते हैं, इसी तरह से प्रो चाइना लोग भी हैं। मगर मुझे ये लगता है मियाँ साहब के बुनियादी तौर पर जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस क्या है? ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस है और लिबरल डेमोक्रेसी का भी क्राइसिस है और इकोनॉमिक मॉडल का भी क्राइसिस है। इसको हम रूल आउट ना करें। इट इज़ नॉट पर्सन स्पेसिफिक, इट इज़ सिस्टेमिक क्राइसिस और ऑर्गेनिक क्राइसिस है। जी मियाँ साहब, अब आपके पास क्या खबरें हैं? ये चिप क्या है और उसकी इजाद से अमेरिका को मजीद कैसे चाइना पीछे छोड़ेगा? जी मियाँ साहब। देखें काजी साहब, जो ट्रंप ने तजारती जंग शुरू की है, इसमें देखना ये पड़ेगा कि किसने पाया और किसने खोया और क्या पाया क्या खोया। अमेरिका में तो इस वक्त ये है कि जो चंद लोग बिलियनर थे वो ट्रिलियनर हो गए और उनकी आवाम जो है वो सड़कों पर है और वहाँ पर जो है महंगाई राज कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब देखना ये पड़ेगा कि चाइना ने क्या पाया। चाइना ने को जो है बहुत से मौके मिले हैं, उन्होंने इस दौरान जो है डीप सीक बनाई और उन्होंने जो है तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो तलपट कर दी और फिर जो है वो अमेरिका उसमें खौफजदा हुआ, यूरोप भी उसमें खौफजदा हुआ और अब चाइना ने एक नई चिप ईजाद की है और उसको हवावे की जानिब से, और उसमें ये जो चिप है ये इतनी सस्ती है और ये AI की इतनी इसमें जो है वो सूरत पाई जाती है और इतनी तेज़ तरीन और मौसर तरीन है कि ये बिल्कुल रिप्लेस कर रही है दूसरी चिप्स को जो कि अमेरिकन चिप्स थी और उसमें अमेरिका जो है वो मलका रखता था और उनका ये कहना था कि चाइना को अगर किसी वक्त हमने मात देनी है तो इसी टेक्नोलॉजी से देनी है और अमेरिका को हमने टेक्नोलॉजी का घर बनाना है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि चाइना ने जो चिप बनाई है ये उसको रिप्लेस करती हुई नज़र आ रही है। ना सिर्फ चाइना ने अपनी आवाम को ये चिप जो है वो दे दी है, बल्कि जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं उनके लिए भी चिप जो है ये अवेलेबल होगी, लेकिन उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी जो चाइना की इत्तेहादी नहीं है। अब ये रिप्लेस करने जा रहा है। जिस तरह आपने देखा काजी साहब के उससे पहले हवावे के साथ आईफोन का एक फड्डा पड़ा। जो हवावे था वो बेहतरीन क्वालिटी के साथ, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ जब लॉन्च हुआ तो आईफोन को जो है वो रिप्लेस कर रहा था, उसमें उन्होंने बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब जो हवावे है उसने मजीद अपनी टेक्नोलॉजी में जो है वो जिद्दत पैदा की है, जिससे उनकी कंप्यूटिंग सिस्टम भी बड़ा है और उनकी रफ्तार जो है वो भी बड़ी है। अब जो कंप्यूटिंग सिस्टम और रफ्तार और मेमोरी जब तीनों चीज़ें बड़ी हैं। मियाँ साहब, एक पाबंदी की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इसका बिजनेस मॉडल बड़ा अजीब है। इसके 98% शेयर जो हैं इसके वर्कर्स के पास हैं। एक तो ये उनके लिए है और दूसरी बात ये कि ये इट वाज गोइंग टू बीट आईफोन और इसमें जो उसके जैसे आप कहते हैं ना फंक्शंस वगैरह ऐसे हैं कि जो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। और दूसरी बात मेरे ख्याल में मियाँ साहब ये भी है कि जिस तरीके से अब जो चीज़ें खुल के आई हैं कि ये बड़े बड़े ब्रांड का जो डकोसला था, और ये वैसे हर जगह पे डकोसला है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है, मतलब 5 रुपए की चीज़ जो है वो 2000 में बेचते। ये यानी लोगों को ब्रांड का बड़ा एक बुखार होता है और बड़ा एक होता है ना स्टेटस सिंबल होता है। तो उन्होंने बताया ये जो 38 हज़ार का आप लेते हैं हमसे 1400 का ले लें। तो ये भी है कि अगर ये 1400 का है और इस पर अगर 150% वो लगा भी देते हैं टैरिफ तो फिर भी मेरे ख्याल में 38,000 से कम तो होगा। अच्छा जी, तो लेकिन काजी साहब ये जो ब्रांड की मिथ है ये टूट रही है, क्योंकि ब्रांड की मिथ जो थी वो अमेरिका जो है वो इस पर राज करता था, अब ये टूट रही है, चाइना ने इसको तोड़ दिया है तकरीबन। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं काजी साहब के इस जो तजारती जंग है इसमें एक तो अमेरिका ने खोया, दूसरी जानब जो है वो भारत जो है वो बिल्कुल लूजर है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो मोदी साहब जो हैं वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं और मोदी साहब अपने आप को बचाने के लिए अपना मुल्क भी बेच रहे हैं। कल वहां पर जो है वो अमेरिकन नायब सदर आए और उन्होंने आकर भारत को कहा और भारत ने 12% टैक्स लगा दिया उस पर, चीन पर। लेकिन जो उन्होंने पैकेज दिया है वो बहुत खौफनाक है भारत के लिए, भारतीयों के लिए, कि उन्होंने कहा है कि इतने अरब के डॉलर की जो है वो हमारे से तिजारत करो, इतना अरब का डॉलर का जो है असला खरीदो, इतने अरब डॉलर का जो है वो हमारी आपकी जो है इंपोर्ट होनी चाहिए। वो 500 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है इंपोर्ट का जो है वो इरादा अमेरिका रखता है और डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है और मोदी जो है वो उसी मुतालबे में बहते जा रहे हैं। और जो इंडिया है
वो लूजर पे लूजर पहुंचता जा रहा है। एक खबर में मुझे नजर आ रहा है काजी साहब के इंडिया जो है मजीद नुकसान क्यों उठाएगा। देखें वो लूजर तो ये एक मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया का क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये खबर आप देख रहे हैं, इंडिया अंडर टैरिफ प्रेशर टू गिव अमेजॉन एंड वॉलमार्ट फुल मार्केट एक्सेस। अब मैं इसमें आपको एक खबर बताता हूँ। इंडिया ने ना एक टिकट पे 2 शो खेल रहा था। एक इसने एक अलायंस बनाया हुआ था इजराइल, इंडिया एंड अमेरिका। दूसरा अलायंस जो उसने ब्रिक्स में बनाया था वो बनाया है इंडिया, चाइना और रशिया। ये दोनों तरफ जो है वो खेल कर रहा था। और जाहिर है ग्रोइंग इकॉनमी है, हमारी तरह तो नहीं है जो हमारी रूलिंग क्लास को तो माशाल्लाह नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए जो इन्होंने हरकतें की हैं। बहरहाल मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे तो वो मुल्क बड़ा है। ये अलग बात है कि इंडिया में 60% लोग दिन में 200 रुपये भी नहीं कमाते, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ की मैशत सिर्फ वही कंसिडर होती है जो ख़रीद सकता हो। तो खैर है उनके पास। अब बात यह है कि उनके लिए चॉइस आ गया है। ये वैंस जो आए हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो उन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कि जो 2 ब्लॉक बन रहे हैं इसमें आप हमारी तरफ तशरीफ ले आएँ। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने उधर किया हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे जी कि वो ब्रिक्स कहीं नज़र नहीं आ रहा। ब्रिक्स उधर ही है, ब्रिक्स उधर ही है। और मैं इस बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूं कि जो स्विफ्ट के मामले, स्विफ्ट उस सिस्टम का नाम है जिसके तहत 5 से 6 दिन लगते हैं पैसा एक कारोबारी से दूसरी कारोबार को देने के लिए। तो जो इंडिया, अमेरिका ने, चाइना ने बनाया है वो तो 7 सेकंड लगाता है और उस पर 98% कास्ट भी कम आती है। तो आई थिंक चाइना विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक। इधर टाइम कम है मियाँ साहब, मुझे आप खबर की तरफ आना है। इजराइल जो है, और ज़ाहिर है इजराइल ही क्या दुनिया भर के लिए जो सबसे ख़तरनाक आदमी है, जिसके मेरे ख्याल में जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और बाय द वे उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको इश्तिहारी डिक्लेयर भी किया हुआ है, जिसका नाम नेतान्याहू है। इससे ज़्यादा बड़ा जराइम पेशा आदमी शायद तारीख में पैदा हुआ हो, मगर क्या करें। अच्छा, अब ये कि इसके अपने अवाम भी इसके बड़े खिलाफ है। और अब इसने एक स्टेटमेंट दी है कि जी अब ये जो होते हैं ना, जो इस तरह के ये क्रिमिनल लोग जो है जब ऊपर ताकत के ऐवानों में पहुँच जाते हैं तो वो जाके कहते हैं ख़तरे की तरफ बढ़े, बड़ा ख़तरा है, बड़ा ख़तरा है। वो उसकी क्या बात, मैं आपको सीजर की एक मैं कोटेशन बताता हूँ। वो कहता है कि पैट्रियाटिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ स्काउंड्रल। ये इसका तर्जमा खुद ही आप कर लें। तो अब वो एक हुब्बुल वतनी का बुखार वहाँ पैदा करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम मियाँ साहब ये देख रहे हैं कि वहाँ पे गाह मूवमेंट्स उठ रही हैं, लोग अपने लोग इसके खिलाफ हैं। अमेरिका इसको थापड़ा थुपड़ा देता रहता है और इसको वो लीथल वेपन भी देता है जिससे वो मासूम बच्चों के गले काटता है। और ये हम पहले से देख, चर्चिल से लेकर अब तक यही हाल है कि ये जो तमाम लोग हैं जो अपने आप को बड़ा सिविलाइजेशन का टॉर्च बेरर समझते हैं, कि ये इंसान नहीं समझते लोगों को, ये कहते हैं ये इंसान ही नहीं है। जिस तरह मैंने चर्चिल के बारे में बताया कि जब उसे कहा कि बंगाल में इतने बंदे मार दिए, सारा गला जो है वो तुमने उधर भेज दिया और लाखों लोग बंगाली मर गए, तो उनको नहीं, ये शायद ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। यानी फ़लस्तीनियों के बारे में भी उनका यही कहना था। तो ये है वो जो टॉर्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन है। तो मियाँ साहब मुझे लगता है कि इजराइल की इकानमी भी मैं बात करूँगा। इजराइल की इकानमी में खौफनाक बातें हैं जो छुपी हुई हैं और हम जंगों में पड़े रहते हैं। वो ये कि वहाँ पे एक शदीद गुर्बत है, आम आदमी, नीचे वाला आदमी के साथ वही हो रहा है जो इंडिया में आम आदमी के साथ हो रहा है। हाँ, ऊपर खेल चल रहा है, अबानी का फलां वो रौनक मेला लगा हुआ है 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास में, तो तमाम ये मैकडॉनल्ड लोरे पर खेल है, मगर नीचे भी बड़ा गंदा, और किसी वक्त वो भी हो सकता है जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था। तो मियाँ साहब आपका टेक आ जाए ज़रा, इजराइल में नेतान्याहू के खिलाफ आपको लगता है कि मूवमेंट तो उठ रही है बार बार, और अब वो खुद भी इशारा दे रहा है कि इजराइल टूटने की तरफ जा रहा है। आप कैसे देखते हैं उसकी स्टेटमेंट को? देखिए काजी साहब, 2 बड़ी डेवलपमेंट है मशरिक़ वस्ता में, एक है इजराइल और दूसरी है हौसीज। अब इसराइल के बारे में जो उनके नायब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका कहना है कि इजराइल एक बहुत बड़े सानहे की तरफ जाने बढ़ रहा है और इसका मूजब जो है वो नेतान्याहू है। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल के अंदर से ये सानहा जो है वो डेवलप हो रहा है और बाइद नहीं है, और क़यास राय यही है कि इजराइल जो है वो टूट जाएगा या इजराइल जो है वो अपनी ताकत से महरूम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा लावा जो है वो पक रहा है। और ऐसे यहूदी जो कि सहूनी नहीं हैं, वो जो इसके खिलाफ हैं, वो वहाँ से भाग रहे हैं, और कुछ यहूदी जो हैं वो वहाँ से अपना कारोबार भी शिफ्ट कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इजराइल जो है वो भूख की जाने भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं
उससे इजराइल टूट सकता है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है और उन्होंने कहा है कि इसको संभाला जाए। दूसरी जो खबर सबसे बड़ी ये है कि जो हौसीज हैं उन्होंने बड़े हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं और पता ये चल रहा है कि बहुत बड़ा असले का डिपो और बहुत बड़ा असला जो है वो वहाँ पर तबाह कर दिया गया है और बहुत बड़ा एक हमला किया गया हौसियों की जानिब से और उन्होंने उसमें वो अपनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं, जिसमें बड़ा जदीद जो है वो असला और बड़े जदीद ड्रोन्स मार गिराए हैं और उससे हौसीज कह रहे हैं कि उनकी बड़ी कामयाबी है और जिससे मशरिक़ वुस्ता में वो कुव्वतें जो वहां पर गजा को तबाह करने के लिए, यमन को तबाह करने के लिए, दीगर ताकतों को तबाह करने के लिए आई थी, उनके लिए सबक आमोज है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर दे दूं, आज ही की खबर है, वो ये है कि ईरान ने कहा है जी कि हम बात करेंगे, हम कोई डिसमेंटल नहीं करेंगे अपनी जो भी हमारी तनसीबात हैं न्यूक्लियर। हाँ, उसकी अफजूदगी के हवाले से कोई 19-20 पे बात करनी है तो हमसे बात कर लें। ये जो ओमान का सफारतखाना यूरोप के किसी कैपिटल में हुआ, वहाँ पे जो मुलाकात अमरीकी जो हैं उसके वो कारोबारी साथी भी हैं इसके ट्रंप के और वज़ीर ख़ारजा गालबन या उनके नुमाइंदे ने बात उनसे की है कि जी इस पे हमारी बात हो सकती है और यही बात उन्होंने बताई है कि जी हम कोई डिसमेंटल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता उसको आगे कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे बढ़ना है, कोई गारंटीज़ चाहिए या मिसाल के तौर पे फ़र्स्ट यूज़ पे जो है हो जाता है ना, जिस तरह फ़र्स्ट यूज़ पे पाबंदी लगा दें, कोई भी न्यूक्स को इस्तेमाल के लिए तो नहीं होते, न्यूक्स तो इसलिए होते हैं कि ये हमारे दरिंदे घरों में ना घुस आएँ, जिस तरह ये लेकिन कैसा मुझे नहीं लगता ये जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका और ईरान के ये कामयाब हों, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामनाई हैं वो कहते हैं कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे यूरेनियम की अफसूदगी से और कहा जा रहा है कि 60% से ज़ायद अपना वो बना चुका है क्यूब जो न्यूक्लियर है। लेकिन जो बात है हौसियों की, मैं उस तरफ जाता हूं कि हौसियों ने जो अमेरिका के दूसरे बहरी बेड़े को जो है वो खतरनाक नुकसान पहुंचाया है और नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया है। $25 अरब का वो बहरी बेड़ा है, उनको वो जदीद तरीन हथियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है। और ये जो है अमेरिका भी इस बारे में परेशान है और इस हवाले से उनके बयानात भी आए हैं। उन्होंने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है, चीन ने उस इल्ज़ाम को जो है यकसर मुस्तरद कर दिया है। जहाँ तक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की बात है तो ये कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो शायद कामयाब ना हो, अगर कामयाब हुए भी तो ईरान की शर्त पर होंगे, क्योंकि ईरान ने चीन के साथ भी बात की है, ईरान ने जो है वो रूस के साथ भी बात की है और सऊदी अरब का भी पैगाम ईरानी जो सुप्रीम लीडर है उनको मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पक रही हैं, पनप रही हैं। अब देखना यह है कि आइंदा चंद हफ्तों में किस तरफ मामला जाते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मई का महीना बहुत अहम है काजी साहब। बहरहाल चलें हम प्रोग्राम के खात्मे की तरफ जाते हैं। मियां साहब इसी बात पे हम ख़त्म कर देखें, समाजों को आप फ़तह नहीं कर सकते, ना इराक़ को फ़तह कर सके, ना अफ़गानिस्तान को फ़तह कर सके, ना गज़ा फ़तह होगा। इसलिए बेहतर ये है कि वो है इसको अमन के ज़रिए चलें। और दूसरी बात यह है कि हमें भी कुछ थोड़ा बहुत गैरत खा लेनी चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ कि जो मुसलमान उम्मा की मैं बात कर रहा हूँ कि यार जवाब दें, हम भी कोई इस तरह है। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।